हाँ जी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके जो निर्माता हैं, ठीक है, जिसने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का को जो अगर हम बोले कच्चा खरड़ा है, जो जो खरड़ा है वो तैयार रेडी किया है हमारे B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है जी। उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा जाता है, बोला जाता है। ठीक है। मोस्टली हमें जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं या अदर एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आता है हमें जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, उसका निर्माता कौन है, ठीक है, इट्स कॉल्ड B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इज ए डॉक्यूमेंट दैट हैज इट्स ओन लीगल, it should be any written or unwritten. Constitution seeks to establish its fundamental or basic or organs of government and administration. ठीक है। इसमें ये बताया गया है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन फॉर्म में है। ठीक है। तो देयर आर सम एलिमेंट्स रिगार्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। सम पार्ट्स हमारा जो कुछ पार्ट है वो अनरिटन है, लेकिन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन फॉर्म है हम उसे ही फॉलो करते हैं हमारे संविधान में। तो सेकंड है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है। जो हमारी जुडिशियरी है, जस्टिस है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि जो हमारी कोर्ट्स हैं, अदालत हैं, ठीक है, जो हमारी कोर्ट्स हैं इंडियन की, जो हाई कोर्ट है, ठीक है, कोई भी कोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी हाई कोर्ट है या फिर कोई और है, या लोकल कोर्ट भी है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। वो किसी के दबाव में आकर कोई भी जो अपना फैसला है नहीं लेती है। ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं जो हमारी इंडियन जो जुडिशियर है वो है हमारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो रोल हमारी नेक्स्ट है हमारी इस एलिमेंट में रोल ऑफ लॉ। जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे लॉ का रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। क्योंकि हम जो हमारे लॉज वगैरह हैं, ठीक है, वो किसी किसी के भी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हैं, चाहे वो सेंटर लेवल पर हैं, ठीक है, उन सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिटन फॉर्म में रखा गया है। ठीक है। जो भी लॉ हमारा पास होता है किसी गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एक रिटन फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स में है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है हमारे पास के जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, एक हमारी ना जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी बारे में बात करेंगे हम इसमें। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, हमारी एक फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है हमारे पास जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर्स। ठीक है। एक तो हमारी सेंटर की पावर्स हो गई, एक हमारे स्टेट की पावर्स हो गई। ठीक है। सेंटर पावर्स मीन्स जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, हमारी जो मेन मेन गवर्नमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इस टाइम चल रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर की गवर्नमेंट है। ठीक है। और जो सेकेंडली अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे पंजाब में है, ठीक है, हमारी स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, देयर आर 28 स्टेट्स इन अवर कंट्री, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं हमारे पंजाब की है, हमारे पंजाब में इस टाइम जो कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में ये है कि हमारे पास जो पावर्स हैं अलग अलग हैं, सेंटर की अलग हैं, स्टेट की अलग हैं। जहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि
जो हमारी सेंटर की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो भी बनाए जाते हैं उसे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे फॉलो करना होता है। लेकिन हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसे कोई भी, ठीक है, रूल रेगुलेशन लॉ वगैरह नहीं बनाए जा सकते जिसे सेंटर फॉलो करे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है हमारे स्टेट की तरफ से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एलिमेंट्स में है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका मतलब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो एक रिटन फॉर्म में रखा गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारे इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होते हैं, ठीक है। किसी अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, वोट कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि उसने किसको वोट डालनी है, ठीक है, उसने किस पार्टी की तरफ से जो इलेक्शन वगैरह लड़ने हैं, ठीक है, तो उस पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स है इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है। उस पर किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है, चाहे कोई गवर्नमेंट हमारी सत्ता में चल रही है, ठीक है, लेकिन इलेक्शन पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, कि वो अपनी तरफ से नहीं बोलेगी कि हाँ ये कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। हाँ, वो अपनी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को कह सकती है कि ये कैंडिडेट हमारी तरफ से, लेकिन वो अदर जो कैंडिडेट कैंडिडेट होंगे, जो पर्सन्स होंगे, वोट करने वाले होंगे या फिर इलेक्शन लड़ने वाले होंगे, उन पर उसका कोई दबाव नहीं हो, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब देखो कि कोई भी अगर कानून है, ठीक है, कोई लॉ है, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट सत्ता में चल रही होती है, ठीक है, उसे जो इलेक्ट किया जाता है, हम सभी लोग हैं जो मिलके वोटिंग करते हैं, ठीक है, हमारी तरफ से ही इलेक्शन होती है, ठीक है। तो हमारी जो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसकी तरफ से हमारी पास जो भी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसने जो भी वोट वोट इलेक्शन लड़ने से पहले जो वादे किए थे, ठीक है, उन्हें निभाना है, ठीक है। तो एक तरफ से वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप देखो, अगर मैं बोलूं कि विदाउट फंडामेंटल राइट्स हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एक अधूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ गलत वर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि जो मोस्टली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से जस्टिफाइएबल हैं। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे हमें जो राइट्स दिए गए हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, एक्सप्रेशन, एजुकेशन, ठीक है, और हमें जो देयर आर नियर अबाउट 6 इम्पोर्टेंट राइट्स विच इज जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी जो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी रक्षा की जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कानून वगैरह बनाए जाते हैं, कोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन जो राइट्स हैं वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो उसकी सिर्फ रक्षा करती, ठीक है जी। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो भी आ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम आएगा, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सेक्स, कास्ट और क्रीड की तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा चाहे कोई भी सेक्स हो, ठीक है, चाहे हम किसी भी रिलीजन से रिलेट हैं, लेकिन कोई भी हमें इस बेसिस पर कोई हमें कोई व्यक्ति है, चाहे कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो किसी भी तरफ से हमारे जो फंडामेंटल राइट है उससे डैमेज नहीं कर सकता,
क्योंकि इस अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को निखेधी करता है या हमें किसी भी तरह से एक्सप्लॉय करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाकर या फिर पुलिस कंप्लेन कर सके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो फेडरल है, ठीक है। फेडरल का मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। कि हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे पास सेंटर की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी अलग पावर्स रखी गई हैं, ठीक है। हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, ये पावर रखी गई है, वो जो, ठीक है, वो फेडरल, ठीक है। फेडरल मीन्स द सेपरेशन पावर, जैसे कि हम पहले भी मैं से थोड़ा डिफाइन कर सकती किया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि देखो, पहले तो मैंने ये बोला था कि जो हमारी पावर्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट में है और एक स्टेट गवर्नमेंट में है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है हमारे पास जो हमारी पावर्स हैं, चाहे वो हमारे पास सेंटर की तरफ से हैं, चाहे वो हमारे पास स्टेट की तरफ से हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइज किया गया है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मीनिंग है कि उनका उनका ये है कि अगर लॉ बना रहे हैं वो हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, उनके फेवर में है, ठीक है, तो वो उसे पास करेगी। लेकिन अगर सेकंड से स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे भी ये अधिकार है कि वो अपने बिहाफ पर जो उसे लगे कि हाँ ये जो लॉज बन रहे हैं, ठीक है, वो उसके जो, ठीक है, सिटीजन है उनके फेवर में है, तो उन्हें वो पास कर देगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो मैं आपको बता, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया है 1950 में, ठीक है जी। तो थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट कन्वीड इन 1948 टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा अडॉप्ट किया गया है 1950 एंड स्टिल इन फोर्स टू डेट द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंडिया वाज मोस्टली इन सीरीज ऑफ स्टेटस, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की अमंग देम वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो, मैंने आपको पहले जो एक फर्स्ट मैंने आपको टॉपिक करवाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है अदा करता है वो है आर्टिकल 1935, ठीक है। तो मैंने बोला था कि उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि जो आर्टिकल 49 जो एक्ट है 1935 है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ज्यादा जो रोल अदा करता है, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में थोड़ा सा जहां पर बताना चाहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जो एक्ट 35 है, 1935 है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग है अबोलिशन ऑफ द ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ग्रांटिंग ऑफ अ लार्जर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द प्रोविजंस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, introduction of direct suffrage and extension of the franchise to 37 million people from the original 5 million. Membership of the provincial assemblies was altered so as to include more establishment of a federal court. It's a very important point, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी फेडरल कोर्ट है। फेडरल का मतलब कि किसी के दबाव के बिना इंडिपेंडेंटली
ठीक है, जो डिसीजंस लेना, तो वो हमारे जो हमारा एक्ट है वो 1935 में आ, ठीक है जी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा 40 जो इस तरह हो गया था, वो 19 जो हम अगर फोर्समेंट, ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब, ठीक है, इन प्रोसेस हुआ, कब वो उसे स्टार्ट किया गया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ही हमारी गवर्नमेंट है जो चलेगी, वो है 1950। ठीक है, 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 48 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हम, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल, हम बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की। सबसे हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 14, 22 आर्टिकल। ठीक है जी, अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो 14 से जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमारे आती है हमारे आर्टिकल 14 के अंडर। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के, बिफोर लॉ का मीन्स है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हम सभी को इक्वलिटी है। ठीक है, कि हम जो हमारा लॉ है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, हमें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि हम संविधान की तरफ से हमें इक्वल जो राइट्स हैं प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आर्टिकल 14 सेज दैट स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो हम किसी भी पर्सन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल है, उसका कोई भी जो राइट है उसे डिनाई नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारी कानून की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 15, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो 15 के अकॉर्डिंग हमारे पास की हमारी आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की तरफ से उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, इट्स आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,